हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। ये हम लोग आर 2021 का प्री का क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे टॉपिक भी देखते चलिए। कृषि और आयोग पर मतलब कृषि उद्योग और व्यापार पर क्वेश्चन है कि एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसे क्या बोलते हैं। तो जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसे लघु कृषक बोलते हैं। अब इसको देखेंगे, जैसे 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र है अगर किसान के पास तो उसे सीमांत कृषक बोलते हैं। आर ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा उठाती है, आर और यूपी पीसीएस। अगर 1 हेक्टेयर से कम है क्षेत्र तो सीमांत कृषक हो जाएगा, और 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है तो लघु कृषक हो जाएगा, और 2 से 4 के बीच में है तो अर्ध मध्यम कृषक हो जाएगा, और मध्यम कृषक 4 से 10 हेक्टेयर, और बड़े कृषक वे होते हैं जो 10 हेक्टेयर या उससे अधिक उनके पास क्षेत्र होता है। कैसे ध्यान रखना है, 1 हेक्टेयर से कम है तो सीमांत कृषक, 1 से ज़्यादा है तो लघु कृषक, 1 से 2 के बीच में लघु कृषक हो जाएगा, अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में, और मध्यम है 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में, और बड़े बृहद कृषक हैं 10 हेक्टेयर या उससे अधिक। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें जाना जाता है। तो जिनका विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और उनका कारोबार 5 करोड़ तक है तो उन्हें सूक्ष्म उद्योग बोलते हैं। सूक्ष्म उद्योग, अब यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम 3 प्रकार के उद्यम होते हैं। सूक्ष्म उद्योग में इनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होना चाहिए, और लघु उद्योग में 1 करोड़ से 10 करोड़, और मध्यम में 10 से 50 करोड़ के बीच में। अब इनका टर्नओवर कितना होना चाहिए, जैसे सूक्ष्म का 1 करोड़ तक विनियोग है और 5 करोड़ तक टर्नओवर होना चाहिए। लघु का 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट है तो 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में इनका टर्नओवर होना चाहिए, और मध्यम उद्यम का 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है और इन्वेस्टमेंट, और 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में इनका टर्नओवर होना चाहिए। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 2021 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन मिलान करने को आया है कंपनी अधिनियम। कंपनी अधिनियम का एक्ट 2013 है। अगर किसी ने कॉमर्स पढ़ा होगा तो उनको ये याद होगा। कंपनी अधिनियम 2013 है। साझेदारी अधिनियम 1932 है, और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 है। यहाँ पे देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम जो है वो 1870 ना हो के 1872 है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है, और साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, और कंपनी अधिनियम है 2013। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कि यहाँ साइंस का टॉपिक आ गया है। विज्ञान, भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो एक सितार में जो है आप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। कौन सी? आप्रगामी और अनुप्रस्थ। एक सितार में कैसी ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो आप्रगामी, अनुप्रस्थ। इसको याद कर लीजिएगा। आप्रगामी, अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। तो ये सही है, मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है। अगला है कि मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही होती है। तो ये गलत है। मनुष्य की जो आँख है ना वो हरे रंग के लिए ज़्यादा सुग्राही होती है। अगर आप लोगों ने खान सर का वीडियो देखा होगा तो वो अपने बोर्ड का कलर हमेशा हरा रखते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हरा रंग आँख के लिए ज़्यादा सुग्राही होती है, इसीलिए हम इसका बोर्ड का ऐसा रंग रखते हैं। तो इस बात से इसको याद रखेंगे कि मनुष्य की आँख का जो हरा रंग होता है वो सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है मनुष्य के लिए।
सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। अब सुनने की, तो सुनते किससे, हम लोग कान से सुनते हैं। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, जैसे कान ज़्यादा बड़ा होता है और आँख छोटी होती है, तो 1/10 वाली डिजिट जो है 1/16 से बड़ी है। तो 1/10 जो है सुनने की दृढ़ता, यानी कि कान बड़ा होता है ना, और ये याद रखना है कि 1/10 यानी कि कान सुनने की दृढ़ता, और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। 1/16 छोटा है तो आँख भी छोटा है, तो दृष्टि की दृढ़ता 1/16 और सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। तो जब दो एक जैसे बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उससे अधिक रोशनी मिलेगी। तो इसका आंसर है दो में अधिक होगा, मतलब इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान से है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। तो जो सल्फर है वो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। याद रखना है, सरसों और सल्फर साथ साथ से है दोनों, सरसों और सल्फर। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है तो सल्फर। अगला है कि अगर 10 दिन से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर 10 दिन से अधिक दिन तक हम लोग उपवास करेंगे तो लीवर में जो ग्लूकोज स्तर है वो कम हो जाएगा। लीवर क्या करता है कि वो अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। जब इंसान एक दिन व्रत रहता है तो वहाँ पे ग्लूकोज की कमी होने पर लीवर क्या करता है, उसको ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देता है। लेकिन अगर कोई 10 दिन तक उपवास रखेगा, कुछ नहीं खाएगा, तो इससे लीवर में ग्लूकोज जो है वो उसका स्तर कम हो जाएगा। और लीवर के बारे में जान लीजिए, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसको भी याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ये क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। तो ये गौसमिर रेशम कहलाता है। कहीं पे गौसमिर, कहीं पे गोसामर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 2017 के पेपर में भी आर के पूछ लिया था, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गौसमिर रेशम बोलते हैं उसको। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सी सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। तो सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है अंडा। अगर आप अंडा खा रहे हैं तो आपको सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का मतलब सोर्स मिल रहा है, सर्वोत्तम स्रोत मिल रहा है आपको। अगला ये इस टॉपिक पे कृषि, पशुपालन, डेयरी के संबंध में क्वेश्चन है। यहाँ पे पशुओं की नस्ल के बारे में पूछा है। जैसे भैंस की नस्ल क्या है, भैंस की नस्ल है भदावरी, और गाय की नस्ल है सिंधी, और बकरी की है जमुनापरी, और भेड़ की थार पारकर नहीं है, जबकि गाय की है थार पारकर। भेड़ की थार पारकर नहीं है, गाय की थार पारकर होगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत नस्ल याद भी कर लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। भैंस की देखिए कौन कौन सी नस्ल है, मुर्रा है, भदावरी, ये भी भैंस की नस्ल है, जफरावदी, मेहसाना, तराई, सूरत, नागपुरी, ये सब भैंस की नस्ल है। जिसमें से ये ध्यान रखना है कि भदावरी भैंस की है और भदावरी, जफरावदी और मुर्रा, तीन को ध्यान रखना है कि ये भैंस की नस्ल है। कौन कौन सा, मुर्रा, भदावरी और जफरावदी, ये भैंस की नस्ल है। और गाय की कौन कौन सी, जैसे सिंधी है, सिंधी, साहिवाल, नागौरी, ये भी गाय की है। गिरी जो है ये भी गाय की नस्ल है। देवनी, के समान मानते हैं गाय को। थार पारकर, ये गाय की नस्ल है।
और लाल सिंधी गाय की ये सारी याद हो सकती हैं। जैसे साहीवाल गाय के बारे में बात होती रहती है, ये तो ध्यान ही होगा आप लोग को। कांकरेज जो गाय होती है वो सबसे भारी होती है। तो कौन कौन सा गाय का याद रखना है? सिंधी, साहीवाल, नागौरी, गिरी, देवनी, थारपारकर और लाल सिंधी। बकरी की नस्ल है जमुनापरी, जमुनापरी, अंगोरा, ये दोनों याद रखिएगा। जमुनापरी, अंगोरा और बीकानेरी, ये बकरी की नस्ल है। और भेड़ की देखिए लोही है, सर्वाधिक दूध देती है लोही भेड़। और कच्छी, कूका, गुरेज, नूरेज, बीकानेरी, ये सब बकरी की नस्ल है। और यहाँ पर क्या दिया है? थारपारकर जो है वो गाय की नस्ल है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। अगला है कि काशी लालिमा। काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? तो ये भिंडी की प्रजाति है। और इसको विकसित किया गया था काशी लालिमा को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यानी कि वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो वाराणसी में है। और वहीं पे काशी लालिमा को विकसित किया गया था। काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी की है। क्वेश्चन है कि पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो ये वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। पौधे में गूटी क्यों लगाया जाता है? वानस्पतिक प्रसारण के लिए। ये कलम विधि का एक प्रकार है। वानस्पतिक प्रसार के लिए पौधों में गूटी लगाने का कार्य किया जाता है।